नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। हम कर रहे हैं रीट L1 और L2 एग्जाम की तैयारी बड़े ही शानदार और बड़े ही जानदार तरीके से मॉडल पेपर के माध्यम से। तो प्यारे साथियों, आज हमारा रहने वाला है मॉडल पेपर नंबर 4, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कर रहे हो रीट L1 एग्जाम की तैयारी, L2 एग्जाम की तैयारी, तो इस क्लास को पूरा देख लेना, क्योंकि इसमें आपको 30% महत्वपूर्ण मिलेंगे बाल विकास व शिक्षण विधियों को। और इसी प्रकार हम 10 मॉडल पेपर करने वाले हैं और आज हमारा नंबर 4 मॉडल पेपर रहने वाला है। और इसके अलावा मैं बता देता हूं आपको, इसके अलावा हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हां मेरे प्यारे साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, 2012 में किस प्रकार क्वेश्चन आए, 2017 में किस प्रकार क्वेश्चन आए, 2015 में किस प्रकार क्वेश्चन आए, 2021 में और 2022 में किस किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। चाहे L1 का एग्जाम हो, चाहे L2 का एग्जाम हो, इसी चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क करवाया जा रहा है। और इसके अलावा और मैं आपको बता देता हूं, इस चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एकदम कंप्लीट करवा रखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाल कल्याणकारी योजनाएं एकदम कंप्लीट करवा रखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और NCF 2005 बोले तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके अलावा हम RTE यानी राइट टू एजुकेशन 2009 भी हमें कंप्लीट कर चुके हैं। यानी बाल विकास और शिक्षण विद्या, इनमें आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, बिना देरी किए हुए हम आज की क्लास और स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मॉडल नंबर 4 का क्या है। मॉडल पेपर नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत है। निम्न में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत है, हमें बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 5वां ऑप्शन जो अनुत्तरित वाला है, ये तो हमें करना ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हमें ये ऑप्शन करना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि विकास की सभी क्रियाएं, क्या कह रहे हैं, विकास की सभी क्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती। तो यहां पर तो ये गलत लिख रखा है, यानी ये तो विकास का सिद्धांत है बिल्कुल नहीं है। फिर देखिए, सभी की विकास दर समान नहीं होती, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां पर किसी की भी विकास दर समान नहीं होती, किसी की अलग मिलेगी, किसी की अलग मिलेगी, किसी की विकास दर ज्यादा होगी, किसी की लंबाई ज्यादा होगी, किसी की लंबाई कम होगी, यानी विकास दर अलग अलग होगा। किसी का ज्ञानात्मक अलग होगा, भावात्मक पक्ष अलग होगा, यानी ये क्या होगी, विकास दर समान नहीं होगी। ये एकदम सही दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और भी ऑप्शन देख लीजिए। विकास हमेशा रेखीय होता है, नहीं, रेखीय नहीं होता, हमेशा वर्तुलाकार भी हो सकता है, और यह एक अनियमित प्रक्रिया, यह भी हमें गलत दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, और क्या है क्वेश्चन नंबर 2? आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2, और ध्यानपूर्वक पढ़िए इस क्वेश्चन नंबर 2 को कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यानी बच्चे का जो विकास होता है उसमें आनुवंशिकता और वातावरण की क्या भूमिका रहती है, क्या आनुवंशिक का प्रभाव पड़ता है या वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यह हमें बताना है। तो देखिए, दोनों बच्चे के विकास में समान योगदान रखते हैं। दोनों क्या है, बच्चे के विकास में समान योगदान रखते हैं। क्या यह कथन सत्य है? नहीं है, नहीं है, दोनों समान नहीं, लेकिन रखते जरूर है। समान की हम नहीं कह सकते, हो सकता है आनुवंशिकी ज्यादा रखे, हो सकता है वातावरण ज्यादा रखे, यानी समान नहीं कह सकते। फिर देखिए, समवयस्कों एवं पितरेक यानी जीन का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। क्या कह रहे हैं यहां पर, क्या कह रहे हैं
कि समवयस्कों एवं पितृक जीन का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। यह बात एकदम सही है, योगात्मक नहीं होता। फिर देखिए, आनुवांशिकता एवं वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। यह तो गलत है, क्यों नहीं हो सकते एक साथ परिचालित। और फिर देखिए, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। यह भी यहां पर गलत दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। और क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3? निम्न में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? यानी बाल विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, सभी क्षेत्र क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है जी। और देखिए, विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतः क्रिया के परिणाम है। बिल्कुल सही है जी, ये भी हमें सही दे रखा है। फिर देखिए, सभी विकास एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। गलत है। और अभी हम करके आए हैं कि विकास एक रेखीय में नहीं होता, ये हम पढ़ के आए हैं। तो सभी विकास एक समान गति से आगे बढ़ते हैं क्या? नहीं बढ़ते। तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो विकास का सिद्धांत नहीं है। और सभी विकास एक निश्चित क्रम का पालन करते हैं। ठीक है जी हाँ, निश्चित क्रम का जरूर पालन करते हैं, लेकिन समान गति से आगे नहीं बढ़ता। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। और क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4? प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं जिसमें, यानी प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है। और मैंने आपको बताया था किसमें? आरटीई एक्ट, जब हमने पढ़ा था आरटीई 2009, यानी राइट टू एजुकेशन। प्राथमिक विद्यालय का क्या अर्थ होता है? कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक का विद्यालय। यह आपको मैंने वहां पर बताया था। और अच्छे तरीके से नोट्सों के माध्यम से करवा रखे हैं सभी टॉपिक, तो उनकी क्लासें जरूर लगा लेना। तो देखिए, बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं जिसमें क्या मिलेगा बच्चे को? देखते हैं, शिक्षक प्रभुत्ववादी व्यवहार अपनाए। गलत, इसमें तो बच्चा अधिक नहीं सीखेगा। फिर देखिए, संज्ञानात्मक कुशलताओं पर बल दिया जाए। नहीं, केवल एक संज्ञानात्मक नहीं, सभी होने चाहिए। शिक्षक बच्चों को साथ रहने को कहे। नहीं, यह भी नहीं होगा। तो बच्चे की संवेगात्मक आवश्यकताओं को महत्व दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी कि बच्चे के जो संवेग है ना, उनको महत्व दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किससे? जीन पियाजे से। किसे? जीन पियाजे। यहां पर पियाजी नहीं है, ये कोई पियाजी नहीं है कि मेरे पियाजी गए रंगून, वो वाला नहीं। यहां पर जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक है। तो उनकी देखते हैं हम क्या बात है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि इनका प्रमुख सिद्धांत है जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया, उसका प्रमुख प्रस्ताव क्या है यह हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। गलत है, यह तो इसका प्रमुख प्रस्ताव नहीं है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। गलत है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से, कौन से रूप से? गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। यह एकदम सही है। जीन पियाजे सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा इसका भी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। और क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि व्यक्तिगत विभिन्नता निर्भर करती है, किस पर करती है? केवल अद्वितीय वंशानुक्रम पर, केवल पर्यावरण पर, या ए व बी दोनों, या फिर व्यक्ति इतिहास पर? आपको पता है वंशक्रम पर भी करती है, पर्यावरण यानी वातावरण पर भी करती है, यानी ए और बी दोनों आ जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका भी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7? एक बालिका अपना नाम संजना बताती है। क्या बताती है? अपना नाम संजना बताती है और
तथा अपनी विशेषता के रूप में मेहनती होना बताती है। क्या बताती है अपनी विशेषता के रूप में? मेहनती। यानी संजना कहती है कि मेरा नाम संजना है और मैं बड़ी ही मेहनती हूं। वह व्यक्तित्व संबंधित किस अवधारणा को प्रकट कर रही है? कौन सी अवधारणा को प्रकट कर रही है? चलिए देखते हैं ऑप्शन इसके। ऑप्शन नंबर 1 हमें दे रखा है व्यक्तिगत विभिन्नता, या ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अनन्यता, या फिर ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत अनन्यता, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक अनन्यता हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो आ गई संजना। अब आएंगे कौन? तो देख लीजिए राकेश। कौन आ गया? राकेश आ गया। और क्या कह रहा है यहां पर? राकेश मंजूलता के शर्मीलेपन एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार जैसे गुणों की प्रशंसा करता है। कौन करता है जी? राकेश कर रहा है। किसकी प्रशंसा कर रहा है? मंजूलता की। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो शर्मीली है, वो मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखती है, इसी कारण उसकी प्रशंसा कर रहा है। वह मंजूलता के व्यक्तित्व की विशेषताओं को वर्णित करने के लिए किस उपागम का उपयोग कर रहा है? देखिए उसकी क्या कर रहा है? प्रशंसा कर रहा है। तो इसमें भी क्या है? एक प्रकार का उपागम है, और वही हमें बताना है कि कौन सा उपागम है जो राकेश क्या कर रहा है? उपयोग कर रहा है। जैसे देखिए विशेषक उपागम है, अंतःक्रियात्मक उपागम है, या पररूप उपागम है, या मनोगतिक उपागम है। तो इसका आंसर हमारा वही जो अब की बार सरकारी नौकरी हमें दिलवाएगा सरकार, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विशेषक उपागम। क्या हो जाएगा? विशेषक उपागम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तित्व का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा व्यक्तित्व का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गीकरण किया गया था? रेमंड केटल के द्वारा, युंग के द्वारा, फ्रीमेन के द्वारा, या फिर हिप्पोक्रेटस के द्वारा? तो यह किया गया था युंग के द्वारा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर बी। किसका वर्गीकरण है ये? व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। किसका? व्यक्तित्व का। क्वेश्चन नंबर 10, बिग 5 फैक्टर सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? बिग 5 फैक्टर सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? असंगत हमें बताना है कि कौन सा असंगत है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसे पॉल कास्टो व रॉबर्ट मैक्रो ने प्रस्तावित किया था। बिल्कुल सही है। कौन सा सिद्धांत? बिग 5 फैक्टर सिद्धांत। किसके द्वारा? पॉल कास्टो व रॉबर्ट मैक्रो के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है जी। फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी, बहिर्मुखी व्यक्ति आग्रहिता, बातूनीपन व आमोदी प्रवृत्ति के होते हैं इस सिद्धांत के अनुसार। बिल्कुल सही है। बहिर्मुखी किस प्रकार होंगे? व्यक्ति आग्रहिता होंगे, बातूनी वाले होंगे, और आमोदी प्रवृत्ति के होंगे। फिर देखिए तंत्रिका तापी व्यक्ति सांवेगिक अस्थिर व दुश्चिंतित होते हैं। बिल्कुल सही है इस कथन के अनुसार, इस नियम के अनुसार। तो सहमतिशील व्यक्ति आत्म केंद्रित होते हैं। यह बात यहां पर गलत दे रखी है, यानी असंगत दे रखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से कौन सी एक क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन की विशेषता नहीं है? क्या विशेषता नहीं है? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन की विशेषता नहीं है, वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। अनुबंधित उद्दीपक सुपरिभाषित होते हैं। क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर ए? अनुबंधित उद्दीपक है ना, वो सुपरिभाषित होते हैं। ये तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन की विशेषता नहीं है। फिर देखिए अनुक्रियाएं प्राणी के नियंत्रण में होते हैं। अनुक्रियाएं प्राणी के नियंत्रण में होती है। बिल्कुल सही है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के अनुसार। और प्राणी सक्रिय अवस्था में होता है। ठीक है जी। इसमें प्रबलक उद्दीपक के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12
देखिए राकेश आ गया, मंजुलता आ गई, संजना आ गई। अब देखिए यहां पर विवाह आ गया है। तो देखिए एक बालक विवाह समारोह में से लौटकर दुल्हन की तरह सजने संवरने का प्रयास करता है। कौन? एक बालक किसकी तरह सजता है? दुल्हन की तरह सजने का प्रयास करता है। वह ऐसा विवाह की घटनाएं के प्रेक्षण में से सीखता है और यह अधिगम की किस मनोवैज्ञानिक से निकट संबंधी है? कौन से मनोवैज्ञानिक है जिनसे ये निकट संबंधी माना जाएगा? कौन सा अधिगम होगा? वो किस प्रकार का अधिगम होगा ये हमें बताना है। रॉबर्ट गेने ने जो सिद्धांत दिया था उनके अनुसार वो बालक ऐसी क्रियाएं कर रहा है, या कॉर्ल रोजर्स के अनुसार, या लेव वाइगोत्स्की, या अल्बर्ट बांडुरा? अल्बर्ट बांडुरा इसका आंसर आएगा। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, एकदम सही आंसर। देखिए यहां पर बालिका भी आप कर सकते हो। तो एक बालिका वैसे लौट कर घर आती है और दुल्हन की तरह सजने संवरने लगती है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, तो ये कौन सा प्रेक्षेपण है ये हमें बताना था, प्रेक्षण है ये हमें बताना था कौन से सिद्धांत के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन, लरक का वह प्रकार जो पूर्ण धारणा से प्रारंभ होता है कहलाता है। यानी लरक का क्या? लरक का वह प्रकार जो पूर्ण धारणा से प्रारंभ होता है क्या कहलाता है? निगनात्मक तर्कना कहलाता है, आगमनात्मक तर्कना कहलाता है, या आगमन या निगमन तर्क कहलाता है, या साम्यानुमान तर्क कहलाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? बार बार ऑप्शन नंबर ए कहता है अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न में से क्या? निम्न में से अभिप्रेरणा जैविक अभिप्रेरक नहीं है। अभिप्रेरणा का जैविक अभिप्रेरक नहीं है। तो देखिए भूख है ना, ठीक है जी। प्यास है जी, काम अभिप्रेरक है, लेकिन आत्म सिद्धि जैविक अभिप्रेरक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, एक बालक की गणित विषय में अरुचि है। क्या एक बालक है उसकी गणित विषय में क्या है? अरुचि, यानी वो रुचि नहीं रखता गणित में, लेकिन माता पिता उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर के रूप में देखना चाहते हैं। बालक गणित भी पढ़ना नहीं चाहता और माता पिता की नाराजगी भी झेलना नहीं चाहता। तो बालक में उपस्थित द्वंद है, यानी बालक में किस प्रकार का द्वंद आ चुका है? वो मैथ भी नहीं लेना चाहता, माता पिता को नाराज नहीं करना चाहता, मैथ उसे आती नहीं है, माता पिता उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो उसके सामने कौन सा द्वंद आ गया? परिहार द्वंद आ चुका है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अधिगम अक्षमता की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये हमको बताना है। क्या बताना है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए अधिगम अक्षमता आंतरिक होती है, गलत। बाहरी भी हो सकती है, यहां पर गलत है। यह व्यक्ति विशेष में आजीवन उपस्थित रहती है, कोई जरूरी नहीं आजीवन उपस्थित रहे, यह गलत हो गया। यह एकल विकृति न होकर विकृतियों का विषम समूह है, यह भी गलत है, कोई जरूरी नहीं विकृतियों का समूह। और ऑप्शन नंबर डी, यहां पर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कोई भी ऐसी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 और क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, एक बालक लेखन क्रिया करते समय लाइनों के ऊपर नीचे लिखता है और शब्दों के बीच अनियमित अंतराल रखता है। बालक में विकार अक्षमता का प्रकार हो सकता है। किस प्रकार का हो सकता है? यानी बालक की लेखन क्रिया में क्या है? यहां पर विकार है, यानी अक्षमता है। तो वो किस प्रकार का है? डिसकैलकुलिया है क्या? नहीं, ये तो गणित से संबंधित होता है, यानी कैलकुलेशन से संबंधित होता है। डिस्पेक्सिया नहीं, डिस्प्रेक्सिया नहीं, तो डिसग्राफिया हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालक की हमें क्या बतानी है, विशेषता बतानी है। तो देखिए, ज्ञान प्राप्त करने संबंधी आवश्यकता, बिल्कुल सही है, विशेषता है। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी व अनुसंधान संबंधी आवश्यकता, ये भी ठीक है जी। आत्म अभिव्यक्ति व आत्म प्रदर्शन की आवश्यकता, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रतिभाशाली बालक की आवश्यकता क्या क्या होगी, ये आपको मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 19, टर्मन के बुद्धि वर्गीकरण के आधार पर एक बालक का बुद्धि लब्धि अंक 68 प्राप्त होता है। यानी टर्मन की जो बुद्धि वर्गीकरण किया गया है उसमें एक बालक की बुद्धि लब्धि कितनी आती है, 68 आती है। तो उसे वर्गीकृत किया गया, यानी वो जड़ बुद्धि वाला होगा या मूढ़ होगा या मूर्ख होगा या अल्प बुद्धि वाला होगा। तो किस प्रकार का वो बालक होगा, वो बालक हो जाएगा मूर्ख। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, क्या है क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कुसमायोजन का व्यक्तिक कारण नहीं है, व्यक्तिक कारण नहीं है कुसमायोजन का। वंशानुक्रम, शारीरिक कारण, व्यक्ति की प्रकृति या दोष पारिवारिक वातावरण, दोषपूर्ण पारिवारिक वातावरण। तो ये देखिए, और अनुत्तरित ये तो हमें करना ही नहीं है। हमें क्या पूछा, कुसमायोजन का व्यक्तिक कारण नहीं है, कुसमायोजन का हमें बताना है। तो कुसमायोजन का क्या हो जाएगा, दोषपूर्ण पारिवारिक वातावरण। ऑप्शन नंबर डी, ये कोई व्यक्तिक कारण नहीं है, व्यक्तिक कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सीखने के प्रतिफल मापे जा सकते हैं, सीखने के प्रतिफल मापे जा सकते हैं गुणात्मक प्रविधि से, मात्रात्मक प्रविधि से, या गुणात्मक व मात्रात्मक प्रविधि दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुणात्मक व मात्रात्मक प्रविधि दोनों से प्रतिफल मापे जा सकते हैं सीखने के। क्वेश्चन नंबर 22, कि निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान का लक्षण है, क्रियात्मक अनुसंधान का लक्षण क्या है हमें बताना है। छोटे पैमाने की हस्तक्षेप है इसमें, क्या सहयोगात्मक प्रकृति है, या फिर क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है एक प्रकार की, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हमारा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्या है क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या है कि निम्न में से कौन सा एक एनसीएफ 2005 ढांचे के मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, यानी सिद्धांत नहीं है, वो हमें बताना है। स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना है जी इसका। तो परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा के जीवन में एकीकृत, ठीक है जी। अधिगम के रटने की विधि को सुगम बनाना, रटने की विधि को सुगम बनाना, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में नहीं कहा गया। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, क्या है, एक श्रेष्ठ उपलब्धि परीक्षण में विद्यमान होते हैं, क्या क्या विद्यमान होते हैं, अंकन कुंजी विद्यमान होती है, मानक होते हैं, निर्देश पुस्तिका होती है, यानी उपयुक्त सभी, उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, क्या है क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, मानकीकृत उपलब्धि, कौन सी उपलब्धि, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण जो है के निर्माण के सोपान का व्यवस्थित कीजिए। हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो कर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहले क्या करेंगे, योजना निर्माण करेंगे, यानी 2 नंबर आएगा सबसे पहले। इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 2, इसमें 2। फिर क्या करेंगे, योजना निर्माण के बाद तैयारी, और फिर क्या करेंगे, हम अंतिम प्रारूप कर लेंगे और फिर मूल्यांकन कर लेंगे, यानी 2 1 3 4, 2 1 3 4 हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में पूछा गया कि देश भर में पढ़ने की संस्कृति विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया जाना प्रस्तावित है। तो सार्वजनिक एवं निजी पुस्तकालयों का विकास किया जाएगा, जी श्रीमान किया जाएगा। डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति की तैयारी की जाएगी, यानी उपरोक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के अनुसार सुबह एवं दोपहर को बच्चों को क्रमशः पौष्टिक नाश्ता और भोजन दिया जाना है, यानी प्रस्तावित है। जहां यह सुविधा उपलब्ध करवाया जाना संभावित न है, वहां पर निम्न में से कौन सी कार्य नीति लागू की जाएगी, कौन सी नीति कार्य लागू की जाएगी। तो देखिए,
सादा पौष्टिक विकल्प दिया जा सकेगा, ठीक है जी। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फल उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है जी। यानी ए और बी दोनों आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, बहुभाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बहुभाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह हमें बताना है। विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणात्मकता वाली पाठ्य पुस्तकों को घरेलू भाषा में उपलब्ध करवाया जाएगा। कि यह बात सही कह रखी है यहां पर? तो यह बात तो बिल्कुल सही है। 2 से 8 वर्ष के उम्र के बालकों को बहुभाषिकता आसानी से सीखी जा सकती है, ठीक है जी हाँ, बिल्कुल सही, आपको बताया ही था, सीखी जा सकती है। फाउंडेशनल स्तर और उसके बाद विभिन्न भाषाओं में एक्सपोजर दिए जाने चाहिए, बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी आ जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। फिर क्या है हमारा? होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, कौन सा कार्ड है? होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के संबंध में कौन सा कथन है गलत दे रखा है, वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये समग्र एवं बहुआयामी होंगे, बिल्कुल सही है जी। ये तो ये 360 डिग्री मूल्यांकन आयाम पर आधारित होंगे, ये भी सही है। संज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष पर आधारित होंगे, नहीं, यहां पर केवल क्या था प्यारे विद्यार्थियों, संज्ञानात्मक ही था ना, और यहां पर संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों पर, ये बिल्कुल सही है। तीनों होंगे, केवल यहां पर 2 नहीं, तीनों आएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 और क्या है अंतिम क्वेश्चन हमारा? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा अभिप्रेरित है। प्रारंभिक शिक्षा अभिप्रेरित है, तो अभी आपको बताया था, तो वो हो जाएगी कक्षा 1 से 8, ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे हमारे मॉडल नंबर 4 के 30 क्वेश्चन। तो कितने मॉडल पेपर हम कर चुके हैं? 4 मॉडल पेपर हम कर चुके हैं। कितने शेष है अभी? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यानी कितने हो गए? 6 मॉडल पेपर हो गए। कितने शेष? 6। और आपके एग्जाम के कितने दिन बचे? आज कितनी हो गई? 21 तारीख हो गई, और आपका एग्जाम 27 तारीख को है, यानी आपके मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। और आपको बता दूं और क्या बचा है हमारा? आज 2015 वाले दोनों पेपर हो जाएंगे ना? हाँ जी, 2015 के हो जाएंगे। तो कितने बचेंगे? 2017 का बचेगा, 2022 का बचेगा, और 2021 के बचेंगे, यानी 2 और 2 4 और 6 ये प्रीवियस ईयर पेपर बचेंगे, 6 ही मॉडल पेपर बचेंगे जो आपके एग्जाम से पहले करवा दिए जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है ना प्यारे विद्यार्थियों, जुड़े रहिएगा साथ में। और इसके अलावा वो टॉपिक भी आप कर सकते हैं, एनईपी 2020 वाले, बाल कल्याणकारी योजना वाले, और इनके अलावा एनसीएफ 2005, आरटी 2009 वाला टॉपिक भी आप कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।